नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है कि 2027 तक आग लगाए रखनी है, सुलगाए रखना है बिल्कुल सांप्रदायिक मुद्दों को, क्योंकि 2027 में चुनाव जीतने के लिए और कुछ है नहीं। हालत यह है कि अनुप्रिया पटेल जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हैं, उनकी बहन सीधे सीधे अपने जीजा पर यानी अनुप्रिया पटेल के पति पर जो वहां मंत्री हैं आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने प्रमोशन में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। योगी आदित्यनाथ का नाम भी ले रही हैं, बैठी हुई हैं धरने पर। न जाने कितने बेरोजगार परेशान हैं, रोजगार कहीं यूपी में मिल नहीं रहा है, जो परीक्षा होती है सारे पेपर आउट हो जाते हैं। लेकिन कल जब उत्तर प्रदेश की असेंबली की बहस मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुद्दा है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ धर्म है। धर्म के अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बात नहीं होनी है और धर्म पर भी बात नहीं होनी है, बेसिकली धार्मिक नफरत पर बात होनी है। वैसे योगी आदित्यनाथ तक चले उसके पहले एक थोड़ी सी ठीक ठाक राहत देने वाली खबर है, उसके बारे में जान लीजिए। फिर बात करते हैं कि बनारस में कैसे मंदिर मिल रहा है, संभल पर योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और किस तरह की राजनीति यूपी में चल रही है, उसके क्या असरात हो सकते हैं। खबर यह है जो पहले मैं आपके पास लेकर आया हूं, गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में धर्म संसद होनी थी। यति नरसिंहानंद का जो मंदिर है वहां पर एक धर्म संसद होनी थी। 100 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जब धर्म संसद होती थी तो देश भर के विद्वान वहां जुटते थे, धर्म के विद्वान साधु संत सब जुटते थे और धर्म पर बात होती थी, शास्त्रों की बात होती थी, वेदों की, उपनिषदों की, और धर्म पर बहस होती थी। लेकिन आज जब धर्म संसद होती है उसका एक ही मकसद होता है मुसलमानों के खिलाफ कितना घटिया, कितना घृणित और कितना हिंसक प्रस्ताव पास कराया जा सके, कौन कितना ज्यादा नफरती भाषण देता है। धर्म संसद आजकल यही करती है। लगता है कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा नफरती भाषण दे सकता है। ये धर्म संसद जो होने वाली थी, इसको लेकर कई सारे एक्स ऑफिसर्स और बाकी लोग कोर्ट में गए थे कि धर्म संसद जिस तरह से हो रही है इन दिनों, वैसे अगर गाजियाबाद में होती है तो सांप्रदायिक सद्भाव के खतरे में पड़ने का अंदेशा है। इसके पहले जो धर्म संसदें हुई हैं उसमें आप जानते हैं धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने। अरे भाई, लोकतंत्र है, पुलिस है, जो गलत करेगा उसको पुलिस सजा देगी, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस आजकल किसके खिलाफ कार्रवाई करती है वो आप जानते हैं, और ऐसी पुलिस के रहते हुए भी लोगों से कहा जा रहा है हथियार उठाने को। पिछली बार की धर्म संसद में यह खुलेआम कहा गया कि हथियार उठाइए। अब अगर लोग हथियार उठा लेंगे तो देश में क्या हालात बनेंगे यह आप खुद समझ सकते हैं। यह धार्मिक हो गया या अधार्मिक होगा यह भी आप समझ सकते हैं। लेकिन यह सारा कुछ धर्म संसद में हुआ। धर्म संसद में कहा गया कि मुस्लिम प्रधानमंत्री ना बने। अरे, कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री तो बन नहीं रहा है। अगर कश्मीर के उमर अब्दुल्ला को छोड़ दें तो भारत में किसी भी राज्य का कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। और धर्म संसद कह रहा है कि मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने का मामला है, मुस्लिम आबादी ना बढ़ने देने का। सारे रिकॉर्ड बताते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ नहीं रही है, स्टैग्नेट कर रही है, घट रही है। उसकी भी जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 के आसपास आ गई है और हिंदू फर्टिलिटी रेट, मुस्लिम फर्टिलिटी रेट में कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन यह भी एक नाटक है जो लंबे समय से लगातार चलाया जाता है और इस तरह की घटिया, विवादित और भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग खुद को साधु महंत कहते हैं और ये लोग धर्म संसद करते हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे कई सारे एक्स नौकरशाह, यानी कि हमारे एक्स जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स हैं, वो गए थे कोर्ट में। और गाजियाबाद में फिलहाल इनको परमिशन नहीं मिली है, वहां के प्रशासन ने इनको परमिशन नहीं दिया है। अब दूसरे राज्य की बात हो रही है। दूसरा राज्य इन्होंने उत्तराखंड चुना है जहां लगातार सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 19, 20 और 21 दिसंबर को हरिद्वार के भैरव घाट पर यह धर्म संसद होगी।
अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के पास यह मामला लेकर गए हैं प्रशांत भूषण, और इसकी सुनवाई जल्दी होने की उम्मीद है। उसके बाद क्या फैसला आता है, हरिद्वार में जो धर्म संसद होनी है उसको रोकती है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट, यह देखना होगा। मैं तो यही अपील करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि धर्म संसद के नाम पर यह जो नफरती खेल बुरी तरह से फैलाया जा रहा है हर साल, इसको खत्म किया जाए, इस तरह की जुटान को बंद किया जाए। इन लोगों को बात करनी है, बंद कमरे में बैठकर धर्म की चर्चा करें, मंच पर खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने, देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की जो इनकी कोशिश है, इसको अगर सुप्रीम कोर्ट रोकता है, इसको अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लेता है तो यह वाकई एक बेहद राहत देने वाली खबर होगी। इसका इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल धर्म संसद का पूरा जो मामला है वो हिंदू राष्ट्र से जोड़ दिया गया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और तमाम सारे लोग जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर लगातार हमला करते रहते हैं। मैं आगे बात करूंगा कैसे करते हैं। अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात कर दे, वैसे तो अव्वल इस देश में कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करता ही नहीं है, लेकिन अगर कोई कर दे, आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई मंच से मुस्लिम राष्ट्र की बात कह दे, तब तो इस देश में बिल्कुल बवाल मच जाएगा। वो आदमी जेल में चला जाएगा, उसके ऊपर यूएपीए लग जाएगा और बाकी सारा हो जाएगा। मैं मानता हूं कि यह होना ही चाहिए, लेकिन अगर मुस्लिम राष्ट्र कहने पर यूएपीए लग जाएगा, अगर सिखों के खालिस्तान की मांग को हम सब गलत कहते हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र के लिए वही सारा कुछ क्यों नहीं लागू किया जाता है? अगर देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करना अपराध है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात अपराध क्यों नहीं होनी चाहिए? जब कोई मुस्लिम राष्ट्र या सिख राष्ट्र बनाने की बात करता है, तब वो संविधान के खिलाफ खड़ा होता है। बिल्कुल वैसे ही जब कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है तो हमारे संविधान के खिलाफ बात करता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर कहते हैं कि कांग्रेस संविधान के खिलाफ बात करती है, दूसरी तरफ उन्हीं के समर्थक सड़क पर खड़े होकर, मंचों पे खड़े होकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। एक नेता है अश्विनी उपाध्याय, वो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, वो भगवा संविधान लेकर आते हैं। यानी देश के संविधान की जगह एक भगवा संविधान लागू करने की बात होती है। यह गैर कानूनी है कि नहीं, यह बात आपको सोचनी चाहिए। हकीकत यह है कि इस देश में अगर कोई भी किसी भी तरह के धर्म आधारित देश की बात करता है तो वो संविधान की मुखालिफत कर रहा है, और अगर संविधान की मुखालिफत कर रहा है और उसके लिए हथियार उठाने की भी बात करता है तो निश्चित रूप से इसको संज्ञेय अपराध होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है, ऐसे लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठाए जा रहे हैं, चुने जा रहे हैं, चुनाव लड़ाए जा रहे हैं और सारा का सारा तमाशा कर रहे हैं। जूनागढ़ के महामंडलेश्वर हैं और प्रबोधानंद गिरी हैं। वो बीबीसी हिंदी से बातचीत में कहते हैं कि अफगानिस्तान पर जो तालिबानी कब्जा हुआ है, ऐसी अशांति भारत में भी हो सकती है। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आपको लगेगा आप कैसे सहमत हो सकते हैं? अफगानिस्तान में तालिबान कौन है? वहां की जो बहुसंख्या है उनके कट्टरपंथी प्रतिनिधि हैं, यानी ऐसे मुसलमान हैं जो जबरदस्त कट्टरपंथी हैं। हिंदुस्तान में तालिबान कौन है? यही अवधेशानंद गिरी जैसे लोग, यही यति नरसिंहानंद जैसे लोग। हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू हैं और हिंदुओं के जो कट्टरपंथी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये लोग हैं, और ये लोग हिंदुस्तान के ऊपर वैसे ही कब्जा करना चाहते हैं जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर किया है। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करके वहां कट्टरपंथ को लागू किया है, औरतों की जिंदगी मुश्किल कर दी है, वैसे ही यहां पर ये चाहते हैं सत्ता पर कब्जा करने, ताकि मुसलमानों की, ईसाइयों की, सिखों की, जैनों की, औरतों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की जिंदगी ये तबाह कर सके। तो ये तालिबानी खतरा जो हिंदुस्तान में है वो मुसलमानों से नहीं है, वो इस तरह के कट्टरपंथी लोगों से है। आप सोचिए, कहा जाता है धर्म संसद का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी करना है, और इसके लिए शस्त्र उठाने, हथियार उठाने की जरूरत पड़ी तो वो भी उठाएंगे। यह हथियार किसके खिलाफ उठाना चाहते हैं? यह हथियार हमारी सेना और पुलिस के खिलाफ उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना। यह हथियार हमारी सरकारों के खिलाफ उठाना चाहते हैं, क्योंकि उन सरकारों की जिम्मेदारी है संविधान के हिसाब से देश को चलाना।
ये हथियार हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट्स पे उठाना चाहते हैं, क्योंकि इन कोर्ट्स की जिम्मेदारी है संविधान के हिसाब से देश को चलाना। तो जिनके ऊपर देश को संविधान के हिसाब से चलाने की जिम्मेदारी है, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे सरकारें हो, उनके खिलाफ दरअसल ये हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। आपको सुनने में लगता होगा सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, नहीं, ये दरअसल हमारे पूरे सिस्टम के खिलाफ हथियार उठाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसे खतरनाक लोग हैं, अगर ऐसा खतरनाक तालिबानी इरादा है इनका, अगर ऐसा कट्टरपंथी सोच है इनका, तो इनकी जगह जेल होनी चाहिए, इनकी जगह कोई आश्रम नहीं होना चाहिए। और यह बात कहने में ना मुझे कोई डर है और ना मुझे कोई शर्म है। यह देश संविधान से चलता है, हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, भले हम सरकार के खिलाफ हों या फिर सरकार के समर्थन में, लेकिन जो सरकार है वो हमारी सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो हमारे हैं, पुलिस, सेना, ये सब हमारी है, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं, हम इस देश के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते हम सीधे जुड़ते हैं इन सब से। हम टैक्स देते हैं, हम वोट देते हैं, हम आवाज उठाते हैं, और इन सब के साथ हम नागरिक बनते हैं, क्योंकि हम संविधान के तहत चलना चाहते हैं। तो इन सब के उलट, इन सब के बरक्स, ये संविधान की जगह जब भगवा संविधान लाने की बात करते हैं, ये जब हथियार उठाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो हम सबके खिलाफ हैं ये। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से मेरी गुजारिश है, प्रशांत भूषण जी बड़े वकील हैं, अपनी बातें रखेंगे ही, और मुझे उम्मीद भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की नफरत फैलाने की खुली छूट नहीं देगा। लेकिन क्या होता है ये तो देखना ही होगा। अब ये लोग तो कोई चुने हुए प्रतिनिधि हैं नहीं, तो इनके बोले पर कम ध्यान जाता है। लेकिन डर तब होता है जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर ऐसी बातें करते हैं जो संविधान पर हमला होती है। डर तब होता है जब प्रियंका गांधी फलस्तीन का एक बैग लेकर आती हैं और चारों तरफ मीडिया से लेकर हर जगह तमाशा मच जाता है, उनको मुस्लिम तुष्टीकरण वगैरह का आरोप लगता है। जबकि हमारी अपनी सरकार, इस समय जो नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार है, वो UNRWA को फंड भेजती है, यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के साथ खड़ी होती है। मोदी जी फलस्तीन जा चुके हैं कई बार, महमूद अब्बास के साथ उनकी फोटो आ चुकी है जो फलस्तीनियन अथॉरिटी के हेड है। और इतिहास अगर आप देखेंगे तो गांधी और नेहरू और इंदिरा गांधी ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी भी खुले मंच से फलस्तीनियों के अधिकार की बात कर चुके हैं। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। लेकिन माहौल ऐसा खराब किया गया है कि प्रियंका गांधी, जो सबसे पहले संसद में बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज उठा चुकी हैं, और जब वो आवाज उठा रही थी तो उनको रोका गया। सुन लीजिए। संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। तो बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज वो पहले ही उठा चुकी थी, लेकिन फलस्तीन का बैग लाने पर उनको टॉल किया गया। तो आज उन्होंने बांग्लादेश का बैग चुन लिया
आज जो उनका बैग है उस पर लिखा हुआ है कि बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाइए। ईसाइयों की बात की है, हिंदुओं की बात की है, क्योंकि दोनों के खिलाफ वहां अत्याचार चल रहा है। अगर फलस्तीन की बात आप करेंगे तो वहां भी चर्च तोड़े गए हैं, मसाजिद तोड़े गए हैं, वहां भी ईसाइयों और मुसलमानों दोनों के खिलाफ अत्याचार चल रहा है। अगर सीरिया और इराक की बात करेंगे तो जिस आईएसआईएस को ट्रेन करके भेजा था अमेरिका और अमेरिका के लोगों ने, उन्होंने ईसाइयों को कितनी बुरी तरह से मारा है ये आप सब जानते हैं। खैर, मैं मुद्दे से भटकूंगा नहीं, फलस्तीन पर तो मैं लगातार बात करता ही रहता हूं। इसी संसद के अंदर, इन्हीं संसदों के अंदर आप जानते हैं एक मुस्लिम सांसद को गाली दी गई थी, उनके लिए घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया था। बहुत पुरानी बात नहीं है। और योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि यहां राम और बुद्ध की परंपरा चलेगी, अकबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं चलेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बुद्ध की किस परंपरा में हिंसा है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राम की किस परंपरा में इस तरह की बात है? जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवसि नरक अधिकारी, यह लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। जिस राजा की प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरक मिलना चाहिए। कहां उन्होंने लिख दिया कि एक तरह की प्रजा की ही बात होगी, हिंदू प्रजा की ही बात होगी, एक ही धर्म या एक ही जाति की प्रजा की बात होगी? यह तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। प्रजा का मतलब वो सब, जनता का मतलब वो सब जो आपके इलाके में रहते हैं, जो आपके प्रदेश में, जो आपके सूबे में रहते हैं, वो सब आपकी प्रजा हैं, वो सब नागरिक हैं। उन सबको कहीं से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये तो गोस्वामी तुलसीदास सिखाते हैं। तमाम चौपाइयां मैं रामचरितमानस की कोट कर सकता हूं और बता सकता हूं कि आप जो राज चला रहे हैं वो राम राज नहीं है। आप कह रहे हैं कि दंगे आपके यहां कम हुए हैं। अब क्यों कम हुए हैं यह भी लोग जानते हैं, लेकिन डेटा इसके भी खिलाफ है, उस पर भी आऊंगा। उसके पहले एक छोटा सा आंकड़ा दे दूं। योगी आदित्यनाथ के राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, यह वही एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। वो बताती है कि 2010 से 2020 के बीच 2,24,694 महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में 43% वृद्धि हुई है महिलाओं के प्रति। यह बता दीजिए कि राम का यह कौन सा रास्ता है जिसमें महिलाओं के प्रति अपराध की वृद्धि हो रही है? राम तो शबरी के जूठे बेर खाने के लिए रुक गए थे। एक और घटना बता दूं, मुसलमान के चक्कर में सब भुला के ना बैठिए। बुलंदशहर की घटना है। एक कांस्टेबल था, दलित कांस्टेबल था, शादी थी उसकी, घोड़ी पर चढ़ना चाहता था। इतना बवाल हुआ, इतना तमाशा हुआ कि उसको घोड़ी पर से उतरना पड़ा। भीड़ ने घोड़ी से उतार दिया। एक दलित को घोड़ी पे चढ़कर अपनी शादी में जाने का अधिकार नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रजा इस तरह से दुखी है और आप राम की परंपरा की बात करते हैं। हाथरस की बेटी के परिवार से राहुल गांधी मिलने जाते हैं, उस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला है। आप राम की परंपरा की बात करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ सरेराह दरिंदगी होती है और जो लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं वो सब के सब आपकी पार्टी के हैं। चारों को एक एक करके जमानत मिल जाती है और वो बच्ची जिसके साथ दुराचार हुआ था वो यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर चली जाती है। यह आपके राज्य में, आपके बनारस में हुआ है और आप बात करते हैं राम और बुद्ध की परंपरा की। आपकी परंपरा न राम की परंपरा की है, न बुद्ध की परंपरा की है, न अकबर की परंपरा की है। आपकी जो परंपरा है वो दरअसल आप ही ने शुरू की है। इसके पहले इस तरह की परंपरा इस देश में नहीं थी। दिन रात सिर्फ मंदिर की संभल पर आप घंटों बोल गए। इतने हिंदू मारे गए थे, आप भूल गए कि संभल में जब दंगा हुआ था एक इमाम को जिंदा जला के मार दिया गया था। दंगा जब होता है दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं, लेकिन जब पुलिस एक तरफ से खड़ी हो जाती है उसको दंगा नहीं कहते हैं, उसको कुछ और कहते हैं। अब दावा किया जा रहा है बनारस में एक मंदिर मिला है जिस पर 40 साल से ताला बंद था। हो सकता है कोई मंदिर हो जिस पर 40 साल से ताला बंद हो, लेकिन सवाल यह है कि उसी बनारस में
कॉरिडोर बनाने के लिए 20-50 मंदिरों को तोड़ दिया गया, ध्वस्त शिवलिंग सड़कों पर दिखाई दिए, मंदिरों का मंडप टूटा हुआ सड़कों पर दिखाई दिया, तब ये सनातन रक्षक दल वाले सारे शांत बैठे हुए थे। तब इन्होंने एक बार नहीं पूछा कि बरसों पुराने काशी की परंपरा के मंदिर तोड़ दिए गए, कैसे तोड़ दिए गए, कैसे एक डबल इंजन हिंदू सरकार में काशी के मंदिर तोड़ दिए गए, यह सवाल किसी ने नहीं पूछा। अब कोई ऐसा मंदिर ढूंढ के लाए हैं जहां बरसों से ताला बंद है। अरे जो मंदिर खुले हुए थे, जिनमें पूजा अर्चना हो रही थी, जिसमें बाकायदा पुजारी थे, जो बरसों बरसों पुराने थे, प्राचीन मंदिर थे, उन पर बुलडोजर चलते आप लोगों को नहीं दिखाई दिया। और अगर नहीं दिखाई दिया तो सीधी सी बात है कि ये जो मंदिर 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 आप कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश में लोगों को अपराध से मुक्ति चाहिए। यह वही उत्तर प्रदेश है ना जिसमें भगवान राम का मंदिर बना, उसके सामने राम पथ का निर्माण हुआ, पहली बारिश हुई और राम पथ में 19 गड्ढे हो गए। यह वही उत्तर प्रदेश है ना जहां पुल आधे पे खत्म हो गया और गाड़ी से गूगल से रास्ता देखते जाते हुए लोग गिर के नीचे मर गए। एक साइन तक नहीं लगा था कि आगे पुल बंद है। यह वही उत्तर प्रदेश है ना जहां रोज पेपर लीक हो जाते हैं। यह वही उत्तर प्रदेश है ना जहां से अपराध की खबरें लगातार आती रहती हैं। कितना अच्छा होता कि मंदिर मस्जिद ये वो छोड़ दिया जाता। मैं उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह से जानता हूं, वहां ना मंदिरों की कमी है, ना मस्जिदों की कमी है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं सरकार में होता तो सबसे पहले अगले 50 साल तक इस देश में कोई नया मंदिर, कोई नया मस्जिद, कोई नया गुरुद्वारा, कोई नया गिरजा, कोई भी नया धर्म स्थल बनने पर रोक लगा देता और कहता उसमें जो पैसा खर्चा होता है वो जनता के लिए खर्चा किया जाए। नए स्कूल बने, नए अस्पताल बने, ताकि प्रदेश का, देश का विकास हो सके। लेकिन हालत यह है कि अभी आंकड़ा आया था स्कूलों के बंद होने में, बच्चों के स्कूल से बाहर होने में यूपी नंबर 1 है और उसको धीरे धीरे धार्मिक नफरत में भी नंबर 1 बनाया जा रहा है। अगर आप यूपी के नागरिक हैं तो सोचिएगा क्या चाहिए आपको। कौन सा शहर ऐसा है जिसके हर दूसरे नुक्कड़ पर कोई मंदिर आपको नहीं मिल जाता है। सोचना आपको है कि आपको क्या चाहिए। इस तरह की नफरत अगर लगातार फैलती रहेगी तो आने वाले भविष्य आपके बच्चों के लिए वो नफरत क्या करेगी, देश का क्या हाल करेगी। यह सोचना आपको है। यह सोचना आपको है कि स्कूल चाहिए, सड़कें चाहिए, रोजगार चाहिए, एक शांतिपूर्ण प्रदेश चाहिए, या फिर 24 घंटे मंदिर और मस्जिद का तमाशा। जो भी सोचते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप जानते हैं मैं कमेंट्स देखता हूं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। साथ में अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर हमारी मदद करना चाहें तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सीधे मदद कर सकते हैं। हमारी टी शर्ट्स हैं उनको खरीद सकते हैं। सारे लिंक आपको पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों को भी भेजिए जो गोदी मीडिया के चक्कर में अब तक फंसे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।